Assalamualaikum. Welcome on my YouTube channel. I hope you are all doing good. Today topic is Beer's Law. आज हम इस वीडियो में Beer's Law और लैम्बर्ट लॉ का कंपैरिजन अच्छे से करेंगे। इसके साथ साथ हम इसकी स्टेटमेंट और डेरिवेशन को भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये फिज़िकल केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो प्रैक्टिकल में काफ़ी यूज़ होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। Beer's Law. लैम्बर्ट्स लॉ इज़ एप्लीकेबल टू सॉलिड्स ओनली। लैम्बर्ट लॉ जो है वो हमारे पास सिर्फ सॉलिड्स के लिए है। बियर इन 1852 इंट्रोड्यूस अ टर्म कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट लॉ में बियर ने 1852 में एक मॉडिफिकेशन की। वो मॉडिफिकेशन क्या थी? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। आफ्टर द मॉडिफिकेशन लैम्बर्ट्स लॉ बिकम मोर यूजफुल। इस मॉडिफिकेशन के बाद, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन वाली मॉडिफिकेशन के बाद, जो लैम्बर्ट का लॉ था वो और ज़्यादा यूज़फुल हो गया। ये क्यों यूज़फुल हुआ और इसका सबसे बड़ा कंपैरिजन लैम्बर्ट लॉ के साथ, लैम्बर्ट लॉ और बियर लॉ का जो था सबसे बड़ा कंपैरिजन वो ये था कि जो हमारे पास बियर्स लॉ है वो हमारे पास लिक्विड के लिए है, जबकि जो हमारे पास लैम्बर्ट लॉ है वो हमारे पास सॉलिड के लिए है। अगर हम देखें कि बियर लॉ क्यों ज़्यादा यूज़फुल है एज़ कम्पेयर टू लैम्बर्ट लॉ, वो इसलिए कि हमारे पास जो लैम्बर्ट लॉ है वो सॉलिड के लिए है, बियर्स लॉ सॉल्यूशन के लिए, मतलब लिक्विड के लिए। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लेबॉर्ट्री में तो हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। पहले हम उनको लिक्विड में चेंज करते हैं, मतलब उनका सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर में, या जो भी हमने सॉल्वेंट में उनका सॉल्यूशन बनाना होता है, और उसके बाद हम उसका एनालिसिस करते हैं। तो इसलिए क्योंकि एक्सपेरिमेंट में सॉल्यूशन यूज़ होते हैं, लिक्विड चीज़ें यूज़ होती हैं, तो उनके एनालिसिस के लिए हमें ऐसा लॉ चाहिए जो उन पे एप्लीकेबल हो सके। जबकि सॉलिड के लिए, जब हमारे पास सॉलिड चीज़ ही नहीं तो सॉलिड वाला लॉ हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो इसलिए हमारे पास जो बियर लॉ है वो ज़्यादा यूज़फुल है एज़ कम्पेयर टू लैम्बर्ट्स लॉ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टेटमेंट। व्हेन अ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज़ पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन। जब हमारे पास मोनोक्रोमैटिक लाइट जो होती है वो पास होती है ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन से, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, हमारे पास जो रेडिएशन की इंटेंसिटी में डिक्रीज़ है विद रिस्पेक्ट टू कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की कंसनट्रेशन की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन में है डिक्रीज़ आता है या वो कम होती है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट, उस रेडिएशन की इंटेंसिटी के जो उस सोल्यूशन पे पड़ रही है। मतलब कि वो ये कहना चाह रहा है कि जब हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होता है, उस पर एक मोनोक्रोमैटिक लाइट जो है वो फॉल करती है, तो उसमें से या फिर उसमें से गुज़रती है, तो हमारे पास जो उसकी रेडिएशन की इंटेंसिटी में जिस रेट से डिक्रीज़ आ रहा होता है, जिस रेट से वो चेंज हो रही होती है, किसके रिस्पेक्ट से? सोल्यूशन की कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट से। मतलब सोल्यूशन की कंसंट्रेशन की वजह से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है जो रेडिएशन उस सोल्यूशन पे पड़ रही होती है। ठीक है, इसकी जब हम जो है वो डेरिवेशन करेंगे तो हमें अच्छे से इस सारी चीज़ की समझ आ जाएगी। तो हम चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। बियर्स लॉ मैथमेटिकल फॉर्म। ये हमारे पास जो माइनस का साइन है ये डिक्रीज़ को शो कर रहा है, जबकि यहाँ जो डी है वो हमारे पास जो है वो चेंज को, मतलब रेट को शो कर रहा है। जब भी हमने किस चीज़ में चेंज का बताना हो, या क्योंकि रेट जो है वो चेंज हो रहा है ना, वो डिक्रीज़ हो रही है या इंक्रीज़ हो रही है, तो वो चेंज हो रही है, तो इसलिए जो डी है वो हमारे पास चेंज को शो करता है और रेट को शो करता है। आई यहाँ पे हमारे पास इंटेंसिटी है और सी जो हमारे पास है वो कंसनट्रेशन है। तो हमने कहा कि जो हमारे पास डिक्रीज़ इन द intensity of decrease in the rate of decrease in the intensity of radiation with respect to, किसके रिस्पेक्ट से? कंसंट्रेशन के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट, मतलब जो सोल्यूशन पे पड़ रही है। तो ये उसकी पूरी जो डेफिनेशन है वो बताती है। इसके बाद हमने देख लिया कि हमने चेंज कर लिया डी सी को, और आई की जो जगह है वो हमने चेंज कर दी। ठीक है, इसे यहाँ पे ले आए और इसे यहाँ पे ले गए, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई।
फिर हमने क्या किया कि हमारे पास यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी था, तो हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए इक्वालिटी और इसके साथ जो है एक कांस्टेंट लगा दिया। तो हमारे पास ये जो कांस्टेंट है, ये हमारे पास जो है ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि लाइट जो है वो ऑब्जॉर्ब हो रही है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसका यूनिट। ये इसका यूनिट जो होता है वो है पर मोलर। इसके बाद हमने इस जो हमारे पास पहली जो इक्वेशन बन गई थी, ये वाली जो इक्वेशन है, ये जो हमारे पास बन गई थी, हमने इसका जो है वो इसकी इंटीग्रेशन की। इस इंटीग्रेशन का एक रूल होता है कि अगर हमारे पास एक चीज़ है नीचे और ऊपर उसका ही डेरिवेटिव है, तो हम उसे एल एन की फॉर्म में, मतलब एल लॉ की फॉर्म में लिखते हैं, एल एन, ठीक है, नेचुरल लॉ की फॉर्म में। तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एल एन आ गया। जब हमने इसकी जो इंटीग्रेशन की तो हमारे पास ये सी, क्योंकि सी के साथ इसका डेरिवेटिव जो है वो 1 है, तो इसलिए हमारे पास, सॉरी, इसका जो यहाँ पे A1 है, मतलब क्योंकि ये ऐसे है 1 इंटू डी सी, तो हमारे पास 1 है, तो हमारे पास जो यहाँ पे वेरिएबल होता है वो यहाँ पे आ जाता होता है, ठीक है। क्योंकि हम कंसंट्रेशन की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो हमारे पास 1 जो है वो कंसंट्रेशन बन जाएगी। तो ये है हमारे यहाँ पे जो रूल गया है, वो हमारे पास जो भी इंटीग्रेशन होती है, हमने सिंपल इंटीग्रेशन की है इस सारी की, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो था वो एल एन आया था। हमारे पास यहाँ पे इसको अगेन कर लेते हैं एक दफ़ा, कि हमारे पास यहाँ पे क्योंकि नीचे जो हमारे पास इंटेंसिटी है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ठीक है। उसका डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव उसका 1 है, तो उसका डेरिवेटिव जो है वो मौजूद है, तो हम उसे एल एन के फॉर्म में लिख लेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इस फॉर्म में 1 इंटू डी सी, मतलब जो हम ये के जो था वो तो कांस्टेंट था, इसलिए वो बाहर आ गया, माइनस भी बाहर आ गया। तो हमारे पास ये जो के जो हमारे पास यहाँ पे 1 था विद रिस्पेक्ट टू सी, हम उसके इंटीग्रेशन ले रहे थे, वो सी वैसे का वैसे आ गया, ठीक है। हमारे पास सी आ गया, और इसके साथ ये जो टी है, ये हमारे पास जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो हमारे पास होता है। अक्सर हम इसे सी से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसे टी से डिनोट कर रहे हैं। ये हमारे पास हमने क्या किया कि बाद में जो इनिशियल वैल्यूज़ थी वो इस वाली जो है, मतलब इनिशियल वैल्यू कौन सी होंगी, हमारे पास इनिशियल वैल्यू होंगी आई, जो होंगी इनिशियली पे वो होगी आई नॉट, और इसके अलावा हमारे पास जो होंगी सी कंसंट्रेशन जो होगी वो इनिशियल की, वो हमारे पास होंगी 0, ठीक है। हमारे पास इनिशियल में क्या होगा, आई जो होगी वो आई नॉट होगी। हमने इनिशियल वैल्यूज़ जो हैं वो इस वाली जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें पुट किए हैं, तो ये हमारे पास आई नॉट आ जाएगा, और जो हमारे पास टी होगा, सॉरी, हमारे पास जो सी होगा उसकी जो कंसंट्रेशन होगी स्टार्टिंग पे, इनिशियल पॉइंट पे, वो होगी हमारे पास 0। मतलब हमने इस वाली जो इक्वेशन है इसमें हमने ये जो इनिशियल वैल्यूज़ है ना वो पुट करनी है। तो जब हम इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाला जो हमारे पास होगा ये हमारे पास 0 हो जाएगा, मतलब ये के सी वाली जो है ये हमारे पास 0 हो जाएगी, और जो ये टी है वो इक्वल आ जाएगा एल एन आई नॉट के। इसके बाद हम जो हमारे पास टे की वैल्यू आई थी, ये हमारे पास टे की वैल्यू थी, इसे हम जो है वो इसी इक्वेशन जो इक्वेशन 2 है इसमें पुट कर देंगे। हमने सिर्फ टी की वैल्यू निकालने के लिए इनिशियल कंडीशन लगाई है, ठीक है। जो हमने पुट किया तो एल एन आई आ गया, ये आई और ये एल एन आई जो था उसे हमने मतलब माइनस कर लिया, मतलब ये वाला यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे आके वो नेगेटिव हो जाएगा, और ये हमारे पास ऑलरेडी नेगेटिव है। हमें पता है कि जब हमारे पास एल एन की फॉर्म में हों, मतलब चीज़ों के दरमियान माइनस आ रहा हो, दो क्वांटिटीज़ हों उनके दरमियान माइनस आ रहा हो, तो उसे हम डिवीजन में चेंज कर देते हैं। तो फिर हमारे पास क्या आ गया, ये लॉ का मतलब रूल है कि अगर हमारे पास माइनस में कोई चीज़ होती है तो वो डिवीजन में चेंज होती है, वो चीज़ हमारे पास जो है वो डिवीजन में चेंज होती है, और जबकि जो प्लस में होती है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है। ये रूल होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो है वो के सी, ये वाली हमारे पास एक बन गई, और बाद में हमारे पास ये जो माइनस है, ये जो माइनस है हमने इसे ख़त्म करना है। इसे कैसे ख़त्म करेंगे कि हमारे पास ये वाली जो वैल्यू होगी ना,
मतलब हमारे पास आई नॉट ओवर आई, ये एल एन दोनों के साथ है, इसलिए हम ये जो आई ओवर आई नॉट है इसे आई नॉट ओवर आई कर देंगे। ठीक है, मतलब हम जब पोजीशन चेंज करेंगे उसकी तो वो जो माइनस का साइन है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम इसे, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई है। ठीक है, ये वाले जो हमारे पास इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे एल एन है, एल एन को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास एल एन को कैसे ख़त्म करेंगे, हम एल एन का जो है वो इसका हम एंटी लॉग ले लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो एल एन है ये नेचुरल लॉग है, इसका हम जब एंटी लॉग लेंगे तो ये एल एन ख़त्म हो जाएगा, एंटी लॉग और लॉग जो होगा नेचुरल लॉग वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जबकि ये वाली जो वैल्यू हैं ये नेचुरल लॉग की पावर में चली जाएंगी। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू हैं ये नेचुरल लॉग की पावर में चली जाएंगी। तो हम क्या करेंगे कि ये जो आई नॉट यहाँ पे डिवाइड हो रहा था इधर आके से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, हमने सिंपली टी की वैल्यू पुट किया है, उसके बाद हमने उन दोनों को जो प्लस था उसे माइनस कर लिया, उसके बाद हमने उसे डिवीजन में ले आए हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे पास लॉग या नेचुरल लॉग हो वो माइनस में हो, दो क्वांटिटी सेम क्वांटिटी, तो हम उनको डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हमने उस माइनस को ख़त्म करने के लिए उनकी पोजीशन को चेंज किया, फिर हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिर हमने नेचुरल लॉग को ख़त्म करने के लिए उनका एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग लेने के बाद हमारे पास आई की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास जो भी नेचुरल लॉग होता है वो हमारे पास 2.303 लॉग के इक्वल होता है। अगर हम देखें कि हमने ये जो इक्वेशन बनाई थी, ये वाली जो इक्वेशन थी हमारे पास एल एन आई ओवर आई नॉट माइनस के सी, अगर यहाँ पे हम एल एन को ख़त्म करना चाहें और हम इसे लॉग में चेंज करना चाहें, क्योंकि हमने इसमें ग्राफ भी ड्रॉ करना होता है, तो अगर तो हमारा ये हमारे पास ग्राफ इस टाइप का होता है। ठीक है, अगर तो वो स्ट्रेट लाइन आ जाए तो हमारे पास जो बियर लॉ होता है वो सेटिस्फाई हो रहा होता है, मतलब हमारे पास बियर्स लॉ जो होता है वो प्रूव हो रहा होता है, अगर ना आए तो फिर वो प्रूव नहीं होता। हमने स्ट्रेट लाइन मतलब जो हमारे पास ग्राफ होता है ना उसे बनाने के लिए हमें इसे लॉग में चेंज करना पड़ता है। तो हमारे पास अगर हम उस वाली जो हमारे पास एल एन सॉरी एक मिनट, एल एन आई ओवर आई नॉट जो है हमारे पास माइनस के सी, ठीक है, ये वाली जो हमारे पास है इस एल एन को हमने जब चेंज करना है तो हम इसे क्या लिखेंगे 2.303 लॉग। ठीक है, इसे हम ये लिख देंगे। तो जब हम उसे पुट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास जो आएगी वो आएगी लॉग आई ओवर आई नॉट माइनस के सी, मतलब कि जो हमारे पास 2.303 ये वाली वैल्यू है इसे हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमने सब कांस्टेंट को एक कांस्टेंट मान लिया, जो हमारे पास यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है के डैश मतलब ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट है, और डिवाइज़र में हमारे पास 2.303 है, और इसके अलावा हमारे पास माइनस का साइन है। ये सारा कुछ जो है मतलब ये माइनस का साइन तो नहीं, लेकिन ये के और 2.303 ये दोनों जो चीज़ें हैं ये हमारे पास जो हैं वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस कांस्टेंट के लिए हमने एक कांस्टेंट यूज़ किया जिसे हम एक्सटेंशन कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, हमने मतलब एक जो है वो कांस्टेंट यूज़ कर लिया यहाँ पे एक्सटेंशन कोफिशिएंट, इसे क्या कहेंगे एक्सटेंशन कोफिशिएंट, और ये माइनस का साइन वैसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास जो है वो एक वैल्यू ऑब्टेन होगी है लॉग आई ओवर आई नॉट इज़ इक्वल टू माइनस एक्सटेंशन कोफिशिएंट एंड सी। ठीक है, ये हमारे पास जो ई है मैंने पहले भी बताया, जो हमारे पास ये ई है ये हमारे पास जो है वो एक्सटेंशन कोफिशिएंट है। रेसिप्रोकल ऑफ द कंसंट्रेशन, ये हमारे पास कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल है, मतलब अगर हमारे पास जो चीज़ है हाँ वो अगर हमारे पास कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो हमारे पास एक्सटेंशन कोफिशिएंट कम हो जाएगा, अगर एक्सटेंशन कोफिशिएंट ज़्यादा होगा तो हमारे पास कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, क्योंकि ये दोनों साथ साथ है ना, तो अगर हम उसे उधर लेके जाएंगे, अगर हम ऐसे कर लें कि लॉग हमारे पास जो है वो आई ओवर आई नॉट, ठीक है,
और इसको जो है कंसंट्रेशन को इधर से डिवाइड कर दें, या फिर हम इसे जो हमारे पास एक्सटेंशन कोफिशिएंट है इसे उधर ले जाएं और यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन रह जाए। तो क्या हुआ कि हमारे पास ये जो एक्सटेंशन कोफिशिएंट है ये हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ कंसंट्रेशन। तो वो ये कह रहा है कि ये हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ कंसंट्रेशन है। इसके बाद हम देख लेते हैं, इट रिड्यूस द इंटेंसिटी टू 1/10 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। मतलब कि जो हमारे पास इनिशियल में इंटेंसिटी थी, ये हमारे पास इनिशियल में इंटेंसिटी है, और ये हमारे पास जो है वो हमारे पास जो हमारे पास इंटेंसिटी रेडिएशन जिस इंटेंसिटी की फॉल हो रही है, और ये हमारे पास जो है वो इनिशियल है। तो वो ये कह रहा है कि ये जो होता है ना, जो एक्सटेंशन कोफिशिएंट है ना, वो इंटेंसिटी को रिड्यूस करता है 1/10 ओरिजिनल ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। मतलब वो ओरिजिनल वैल्यू की 1/10 पार्ट तक उसे रिड्यूस करता है। पुटिंग दिस वैल्यू इन द अबव इक्वेशन वी गेट। अगर हम ये वाली जो वैल्यू है उससे यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, log 10 इज इक्वल टू एक्सटेंशन कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन। तो हमारे पास log जो 10 होता है वो 1 के इक्वल हो गया, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, और जो हमारे पास एक्सटेंशन कोफिशिएंट और साथ में कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो फिर यहाँ से हम जो है वो एक्सटेंशन कोफिशिएंट का यूनिट भी निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से निकालें तो हमारे पास यहाँ पे कंसंट्रेशन का हमने क्या बताया था कि कंसंट्रेशन का जो होता है वो हमारे पास -1 होता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, कंसंट्रेशन दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी, हमारे पास 1/c हो जाएगी, और हमारे पास ये एक्सटेंशन कोफिशिएंट जो होगा उसका यूनिट इजीली यहाँ से कंसंट्रेशन का यूनिट पुट करेंगे, वो जो है वो नेगेटिव में आएगा, मतलब पर में आएगा। उसकी वैल्यू जो पर -1 में आ जाएगी, मतलब -1 में आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो यूनिट ऑफ जो एक्सटेंशन कोफिशिएंट है वो यहाँ पे हमारे पास इजीली अवेलेबल होगा। ये था आज का टॉपिक। मैं इसे थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ आप लोगों की। सबसे पहले हमने बात की कि हमारे पास लैम्बर्ट लॉ जो था वो सिर्फ सॉलिड के लिए था। फिर हमने बात की कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये मॉडिफिकेशन की थी बियर्स ने लैम्बर्ट लॉ में, जिसके बाद वो ज़्यादा यूज़फुल बन गया था। फिर हमने ये कहा था कि क्योंकि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें हम जो है वो सोल्यूशन को यूज़ करते हैं। जो सॉलिड चीज़ होती है पहले उसका सोल्यूशन बनाते हैं, फिर हम उसे यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बियर्स लॉ जो था, क्योंकि वो लिक्विड के लिए था, इसीलिए वो इजीली यूज़फुल था और हम उसे इजीली जो था वो अप्लाई कर सकते थे। इसलिए हमने बियर्स लॉ को ज़्यादा यूज़फुल कहा। इसके बाद हमने उसके स्टेटमेंट कहा कि जब हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट जो होती है वो एक सोल्यूशन से पास करती है, जो इंटेंसिटी उस पर फॉल कर रही होती है उसकी इंटेंसिटी में डिक्रीज़ उसकी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन की वजह से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है उस इंटेंसिटी के जो उस सोल्यूशन पे डायरेक्टली पड़ रही होती है। इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास ये उसकी डेफिनेशन को इजीली बताता है कि जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज है डी उसको शो कर रहा है, माइनस जो है इन डिक्रीज़ को शो कर रहा है, आई इंटेंसिटी है, और जो हमारे पास सी है जो कंसंट्रेशन है। बाद में हमने उसे जो प्रोपोर्शनैलिटी जो है उसे ख़त्म किया, तो हमारे पास इक्वालिटी और के आ गया, के डैश आ गया। के डैश जो था हमारे पास जो है वो एक्सटेंशन कोफिशिएंट है। फिर हमने उसकी इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन के बाद हमने उसमें इनिशियल वैल्यूज़ पुट की। इनिशियल वैल्यूज़ जो थी वो सी की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 0 थी और आई की वैल्यू I0 थी। तो हमारे पास टी की वैल्यू आ गई। टी की वैल्यू निकालने के बाद हमने उसे पुट किया इक्वेशन में, तो हमारे पास जो है ln I0 ओवर आई। यहाँ पे हमने नेगेटिव को कैसे सॉल्व किया कि हमने आई ओवर आई नॉट को I0 ओवर आई कर दिया। उसके बाद हमने उसका नेचुरल लॉग लिया। नेचुरल लॉग लेने के बाद हमें ये वाली आई की वैल्यू मिली। हमने देखा कि हमारे पास जो ये जो थी ये वाली इक्वेशन थी उसमें हमारे पास ln था, तो ln को चेंज करने के लिए हमने क्या किया कि ln को लिख दिया 2.303 log आई ओवर I0 माइनस के सी। मतलब हमने जो ln को लिखा है वो 2.303 log की फॉर्म में लिखा है। मतलब कि ln जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 2.303 log के। तो फिर हमने जो ये जो कांस्टेंट थे दोनों, हाँ, तो उसे हमने चेंज कर दिया एक जो कोफिशिएंट में, मतलब कांस्टेंट में ही, ये हमारे पास कांस्टेंट ही है एक्सटेंशन कोफिशिएंट जिसे हम कहते हैं।
ठीक है। ये हमारे पास एप्सिलॉन है जिसे हम एक्सटेंशन कोफिशिएंट कहते हैं। ये रेसिप्रोकल है कंसंट्रेशन का। मैंने बताया भी है कि ये कैसे रेसिप्रोकल है। उसके बाद ये रिड्यूस करता है इंटेंसिटी की ओरिजिनल वैल्यू से 1/10 पार्ट तक। इसके बाद हमने जो है वो वैल्यू जो है, ये वाली जो वैल्यू है 1/10 जो है हमने पुट की लॉग में। तो हमारे पास log 1 क्या होता है, log 10 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये वाली आ गई एक इक्वेशन। इस इक्वेशन में हमने कंसंट्रेशन के ज़रिए एप्सिलॉन यानी कि एक्सटेंशन कोफिशिएंट का यूनिट भी मालूम कर लिया। ये थी सारी बियर्स लॉ की डेरिवेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर कोई पॉइंट है, कोई कन्फ्यूजन है जो आपको मतलब कन्फ्यूजन दे रहा है कोई पॉइंट, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फेलोज़ के साथ, अपने क्लासमेट और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।